हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड है, उसका पार्ट 2 है ये, जिसमें हम लोग कुल 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कूलम्ब्स लॉ एंड लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, फिर उसके बाद सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बेस आपका क्रिएट करते हैं, एक मतलब एक वाइब बनाती हैं आपके माइंड में, एक माइंड मैप क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसे पता चल रहा है कि एक है फ्रिक्शन और एक इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि फ्रिक्शन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन देन द इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं, उसके द्वारा अगर ये रब करते हैं या तो उसमें फ्रिक्शन किसी तरीके से डेवलप करते हैं और उस फ्रिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे हम लोग बाल में जो बैलून रब करते थे उसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, मतलब हम उसको रब करते थे, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी शो करता था। कैसे? क्योंकि वो अट्रैक्ट करता था दूसरे चीज़ों को। सिंपल। देन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कूलम्ब्स लॉ। क्या है कूलम्ब्स लॉ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is defined as directly proportional to their charges and inversely proportional to square of distance between them। तो ये देखिए होता क्या है कि इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, पहले ये जानिए। इसमें हम लोग को फाइंड करना है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट। दो चार्जेस को हम लोग ले लिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते, फिलहाल दो चार्जेस को हम लोग ले लिए स्टेशनरी, मतलब कि रुके हुए चार्ज को हम लोग ले लें। दोनों चार्ज रुके हुए हैं, एक जगह पे फिक्स है। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा एक दूसरे को, वो चाहे अट्रैक्ट करें चाहे रिपल करें, क्योंकि दोनों केस हो सकता है ना कि मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हो गया तो रिपल करेगा, मान लीजिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल करेगा, तो रिपल्सन और अट्रैक्शन अलग अलग केस में अप्लाई होगा। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का और अट्रैक्शन का, वो क्या होगा, हम लोग उसी को कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हम लोग डिफाइन करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्जेस, मतलब उस चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस रहेगा। दोनों चार्ज को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में लेते हैं, चाहे अभी हम लोग डायग्राम से और अच्छे समझेंगे, फिलहाल तो आप ये समझिए प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। और उन दोनों चार्ज के न्यूक्लियस के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा, मतलब सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक जितना डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग, मतलब उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और सिर्फ उसके नहीं, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है अभी हम लोग देखने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए एकदम। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं डायग्राम पे। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा कुछ, जो कि बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। ये एक चार्ज हो गया आपका और ये दूसरा चार्ज हो गया। अब इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक डिस्टेंस कुछ R है। अब R है, इसको हम लोग Q1 मान चुके हैं, इसको हम लोग Q2 मान चुके हैं, और इसके डिस्टेंस R। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायग्राम समझना जरूरी होता है, फिर तो आगे आप कर ही लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्वेशन पहला क्या बनता है। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रोपोर्शनल आप जैसे बनाते हो वैसे बनाइए, प्रिंटिंग में थोड़ा सा प्रोपोर्शनल का लफड़ा हो जाता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 एंड Q2, जो हम लोग ने दो चार्जेस लिए थे डायग्राम में, उन दोनों का प्रोडक्ट। सिंपल। अब दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है हम लोग का? हाँ, तो दूसरा इक्वेशन है F इज इन्वर्सली मतलब 1/r²। इन्वर्स किसी चीज़ को अगर हम लोग इन्वर्स करते हैं तो वो 1/के रूप में हो जाता है।
मतलब ये अगर एफ हम लोग बढ़ाएंगे तो यानी कि डिस्टेंस घटाएंगे, अगर हम लोग डिस्टेंस घटाते हैं तब एफ बढ़ेगा, ये समझ लीजिए। और इसमें हम लोग अगर चार्ज बढ़ाते हैं तो एफ बढ़ जाएगा, यानी कि ये दोनों साथ साथ में बढ़ेंगे, और इसमें एक बढ़ा होगा दूसरा घटेगा। सिंपल, यहाँ तक समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही बता सकता हूँ, या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको थोड़ा सा हेडलाइन दे दूँगा आपको स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम लोग देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन, ये हम लोग ने इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहाँ से आए, ये सीधे हम लोग ने स्टेटमेंट में तो उठाया है। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती होगी तो आप उसको मतलब तोड़ सकते हैं, इसमें अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इन दोनों को जब हम लोग एक साथ लेके आते हैं, क्योंकि फोर्स इस साइड भी है, फोर्स इस साइड भी है, तो एक ही जगह हम लोग फोर्स लिख ले, इससे अच्छा तो एक जगह फोर्स लिख लिए, और ऊपर था हम लोग का Q1 Q2 और नीचे था R1 R का स्क्वायर। सिंपल। तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते हैं। शायद आप लोग को नहीं पता होगा या तो पता होगा कि हम लोग जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल आता है, मतलब एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, जिसकी मतलब जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। हर जगह अलग अलग कांस्टेंट आते हैं, आगे भी आएंगे कांस्टेंट, ये तो स्टार्टिंग है। कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है जो कि सभी के लिए फिक्स होती है। कांस्टेंट का वैल्यू क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया फार्मूला। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, हाँ, तो ये 1/4πε0 इसको कहते हैं, E0 नहीं है, ε0 है। तो 1/4πε0 वो k की वैल्यू है। आप कंफ्यूज ना हो, जो मैंने k अभी डिफाइन किया था कांस्टेंट जिसको मैं बोल रहा था, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। तो आप बोलेंगे भैया इसकी वैल्यू तो मतलब हर जगह इसको मैं कैसे बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे दूंगा, तो सिंपल सा इसकी भी वैल्यू होती है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है नंबर के फॉर्म में। उसको हम लोग k की वैल्यू को हम लोग कहते हैं, तो k की वैल्यू को हम लोग कहते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, मैं हर चीज़ को डिफाइन करते हुए चल रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए यूनिट को भी मैं डिफाइन करूँगा, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, k की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कूलम के ऊपर -2 है उसको हम लोग पर बोलते हैं, मतलब अपॉन में, क्योंकि अपॉन में अगर c स्क्वायर होगा तब ये ऊपर जाएगा -k हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आप उसको बहुत ही बेसिक्स पढ़ाऊँ, इसलिए मैं हर चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ। आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। k की वैल्यू हमको पता चल गई। अब ये ε0 की वैल्यू क्या है, क्योंकि हर जगह तो हम डायरेक्ट तो k पुट करेंगे नहीं, कहीं कहीं रहेगा कि हाँ हमको पाई की वैल्यू 4 तो पता ही है और हमको ε0 की वैल्यू चाहिए कि हम उसको सॉल्व करें पूरा। तो ε0 की भी वैल्यू डिफाइन है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ करते हैं, जो कि बहुत कम स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो लगभग ना के बराबर। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और बेस स्ट्रांग होगा आपका, ठीक है। तो इसमें 3 ही पॉइंट है, आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है। लिमिटेशन क्या क्या होता है तो पहला क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। कूलम्स लॉ निकालने के लिए हमेशा चार्ज जो है वो रेस्ट में होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोग के पास द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये नहीं कि हैवी चार्ज ले लिए हम लोग, बहुत बड़ा चार्ज ले लिए, उनमें नहीं। पॉइंट चार्ज के बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है, जो उन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, जो उन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन होगा वो 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा होना चाहिए, यानी न्यूक्लियर चार्ज से बड़ा होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं, 10⁻⁻15 यानी कि 1 फॉर्म में होता है।
तो वन फर्मी को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस के रेडियस बोलते हैं सीधा सीधा। तो न्यूक्लियस का रेडियस हम लोग अगर लेंगे तो वो एक में कोलैप्स हो जाएगा, या तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं ना प्रैक्टिकल में। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। इसके हम लोग 2 टाइप पढ़ते हैं, जैसे सिमिलैरिटी, क्या क्या इसमें समानता है और क्या क्या असमानता है। तो सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी हम लोग पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी में कुछ 5 पॉइंट्स हैं, डिसिमिलैरिटी में 4 ही पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी में पहला पॉइंट है हम लोग का, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सबसे पहले आपको पता होगा ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है, जो Gmm/r² हम लोग लिखते थे ना, फोर्स इज इक्वल टू Gmm/r², वही चीज़ है। तो देखिए दोनों फोर्स हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑबे करेंगे। कैसे? तो दोनों का पहले फार्मूला आप अब एक कॉपी में लिखिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या होगा फार्मूला, F इज इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन r², और उसका क्या होगा F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। तो दोनों के अपॉन में r² है, और दोनों के अपॉन में ही r² है, ये नहीं कि ऊपर है एक नीचे, नहीं, दोनों अपॉन में है। तो यानी कि दोनों में ये सिमिलैरिटी तो है। देन बोथ फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड चार्जेस, देयर चार्जेस। यहाँ पे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, फिलहाल तो मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो अब इसमें देखिए दोनों के फोर्सेस, मतलब कि दोनों फोर्सेस में जो उसके चार्जेस के प्रोडक्ट हैं और जो उसके मास के प्रोडक्ट हैं, दोनों सिमिलर हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। कैसे? फॉर्मूला फिर से लिखिए, मतलब देखिए आप जो लिखे हैं आप कि F इज इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन r², F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ पे देखिए Q1 Q2 ऊपर है, M1 M2 ऊपर, तो यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। यहाँ पे मैंने लिख दिया है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, दोनों सेंट्रल फोर्स हैं, ठीक, ये तो आपको पता ही हो। दोनों कंजर्वेटिव फोर्स भी हैं, एंड दोनों ऑपरेट करते हैं वैक्यूम में। ये सब क्लास 11th के टॉपिक्स हैं, आपको पता होगा। ठीक है, दोनों जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं डिसिमिलैरिटी में। जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड डिसिमिलैरिटी में भी 4 मतलब इसके डिसिमिलैरिटी, मतलब इन दोनों के अपोजिट क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्ट करता है हर चीज़ को, हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, रिपल कभी नहीं करेगा, अट्रैक्ट हमेशा करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जब मास बढ़ता है तो वो ज़्यादा उसके अंदर फोर्स आता है, दूसरे चीज़ को और खींचेगा अपने तरफ। एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैं पहले मतलब पिछले लेक्चर से ही कह रहा हूँ कि वो दोनों टाइप के नेचर शो करते हैं, मतलब अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, दोनों टाइप के नेचर। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस। अब देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो वैक्यूम में भी वही रहेगा फोर्स उसका, और कोई भी एयर में वही रहेगा, वाटर में वही रहेगा, तो उसमें नहीं डिपेंड, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंट है मीडियम से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों टाइप के, मतलब उसमें डिपेंड करता है। अभी कैसे डिपेंड करता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं परमिटिविटी डिस्कस कर रहा हूँ। तो परमिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपका ये वाली टॉपिक, मतलब ये वाले पॉइंट है वो क्लियर होने वाला है। फिलहाल तो मैं बता देता हूँ कि मीडियम जब चेंज होता है ना, तो वहाँ पे मैंने अभी एक कूलम्स लॉ में
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पढ़िए। एप्सिलॉन नॉट वो जब एयर में रहता है तब होता है, और जो एप्सिलॉन मीडियम कोई और आ गया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये अब समझे रहिए। फिलहाल के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये तो बहुत ही ईजी है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एटम के बीच में लगने वाले फोर्सेस हैं, या तो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनका डिस्टेंस उतना नहीं होता है, प्लस वो उतने हैवी नहीं होते, पॉइंट चार्ज होते हैं, स्टेशनरी होते हैं तो लगते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होते हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर उतना स्ट्रॉन्ग होता तो हम लोग यहाँ पे अर्थ पे चल नहीं रहे होते हैं, मतलब एक जगह चिपक गए होते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास है ग्रेविटेशनल फोर्स वैलिड फॉर पॉइंट एज वेल एज हैवियर मासेस वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये तो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा पॉइंट चार्ज के ऊपर वो करता है, ये हम लोग का लिमिटेशन है। ठीक, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन, जो फोर्स है वो हमेशा पॉइंट चार्ज के ऊपर वैलिड है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हैवियर मतलब सभी चीज़ के लिए वैलिड है। अब चाहे हम चल रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे 50 किलो वाला बंदा चल रहा है, चाहे 100 किलो वाला बंदा चल रहा है, सबके ऊपर वही ग्रेविटेशन, मून को भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करके रखा है। तो यानी कि सबके लिए ही वो वैलिड है, हैवियर है, पॉइंट चार्ज है, कोई मास है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। एंड इस लेक्चर के बाद मैं परमिटिविटी, फिर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और भी एक आध टॉपिक हैं वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, जैसे सुपरपोजिशन, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक